तो बेटा एक पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड की है, ये आपके पास होगी ऑलरेडी। ये सार्स नाम से और साथ में टॉक्सिकोलॉजी के कुछ नोट्स हैं इसके अंदर। तो ये एक पीडीएफ है आपके पास। तो इसको देखते हैं जरा। और बहुत ज़रूरी पार्ट नहीं है, ये चीज़ पहले ही कह दूं मैं, सिर्फ जिनको मैं हाईलाइटेड करूँ ना उन पॉइंट्स पे फोकस करना और ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे आपके टॉक्सिको लगभग उसमें कह लो जो भी ज़रूरी है लगभग सारे पार्ट मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, देखते हैं चलो। तो पहले सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका कोजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? तो कोरोना वायरस की ही वजह से होता है। आप जानते हो ये बार बार कोरोना वायरस के बहुत सारे वेरिएंट हैं, तो उनसे साल भर इन्फेक्शन तो चलते ही रहता है। ठीक है, लेकिन कोविड 19 जो है वो ज़्यादा फेमस हुआ था। खैर, तो कोजेटिव ऑर्गेनिज्म SARS-CoV यानी कोरोना वायरस के लिए लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। मेन सिम्टम्स वही जो कॉमनली होते हैं किसी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर। तो हाई ग्रेड फीवर है, ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सीवियर केसेस में न्यूमोनिया एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS। तो इट इज़ अ जूनोटिक डिजीज। ठीक है, ट्रांसमिशन प्राइमरीली अकरिंग थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। तो जानते हो जूनोटिक मतलब वही इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, और थ्रू कंटामिनेटेड सर्फेसेस। द डिजीज caused एज अ ग्लोबल आउटब्रेक इन 2002-2003। अदर important पॉइंट्स इसके, द आउटब्रेक led to significant public health measures including quarantine and travel restrictions। तो सब आप जानते हो, तो सब कुछ भी रटना है ऐसा नहीं है। आपको जानना है तो इतना जान लो कि 2002-3 में इसका आउटब्रेक हुआ था और कोरोना वायरस की वजह से होता है, बस इतना। इन्फ्लुएंजा आपको मैंने पढ़ा दिया है, यहाँ फिर और लिखा हुआ है कुछ थोड़ा बहुत ही। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? तो टाइप A B C D वायरस। और ए और बी जो इनमें मोस्ट कॉमन है, मैंने आपको यही पढ़ाया है, ए और बी। तो इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं इसका। न्यूमोनिया पे आ जाओ। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, तो मेन बात तो ये है कि बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। आगे देखो, मेन सिम्टम्स क्या है? तो कफ, फीवर, चिल्स, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, चेस्ट पेन और स्पुटम प्रोडक्शन। चेस्ट पेन याद रखना, जहां भी प्लूरिसी होती है ना, तो प्लूरा जो कह लो कि मेम्ब्रेन है लंग्स की, वो जहाँ भी इन्फ्लेम्ड होगी उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वहाँ पे चेस्ट पेन ये फीचर मिलता है, इसको आप याद रखना। निमोनिया कैन बी कम्युनिटी एक्वायर्ड और हॉस्पिटल एक्वायर्ड। इसको बोलते हैं नोजोकोमियल। और ये याद रखना, ये जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है ये बड़ी मुश्किल से ठीक होता है। इसका कारण क्या होता है कि हॉस्पिटल से जो एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं वो जनरली बहुत सीवियर पेशेंट्स ही होते हैं ना हॉस्पिटल के अंदर। तो वहां से अगर आपको कोई इन्फेक्शन लगा है तो बहुत सीवियर वाला होगा, यानी वो रेजिस्टेंट टाइप का होगा ऐसा कह लो। तो वो आसानी से ठीक नहीं होते, तो ये चीज याद रखना। बच्चे और एल्डरली, ओल्ड एज, यही दो इसके कह लो कि इनमें मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी ज्यादा है। बाकी यंग एज में तो इजीली कॉप अप कर जाते हैं लोग। प्रिवेंशन इंक्लूड्स वैक्सीनेशन, तो वो की खास बात नहीं। नेक्स्ट आ जाइए पोलियो। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का पोलियो वायरस टाइप 1 2 3। मेन सिम्टम्स फीवर, फटीग, हेडेक, वॉमिटिंग, स्टिफनेस नेक एंड इन सीवियर केसेस पैरालिसिस ऑफ लिम्स और रेस्पिरेटरी मसल्स। कैसे होता है पोलियो स्प्रेड्स वाया? ये बेटा बहुत बहुत जरूरी है। इसके बारे में दो जरूरी बातें हैं पोलियो के बारे में। एक तो इसका रूट क्या है, तो यहाँ देख पा रहे हो फीको ओरल रूट। दूसरा इसकी डोज कितनी है। अगर ओरल वाली डोज की हम बात करें, 2 बूंद जिंदगी की, सबने सुना होगा, तो 2 ड्रॉप्स इसकी जो है वो डोज है। और आगे देख लीजिए, द ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड इंसिडेंस। वैक्सीनेशन विद ओरल पोलियो वैक्सीन एंड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV इज क्रिटिकल फॉर प्रिवेंशन। तो जो ओरल वाली डोज होती है ना, तो ये कैसी होती है? ये लाइव वायरस के अंदर दिया जाता है, इसको सेविन भी बोलता है, सेविन। तो ये याद रखना। आगे देखते हैं। और जो दूसरी वाली है यानी पेरेंटल वाली, उसको साक बोलते हैं, चाहो तो वो भी याद रख लो, साक। IPV जो है, साक नाम होता है। हम ऐसे याद रखते हैं कि साक के लिए मर गया कोई अपनी, है ना, साक के लिए किल्ड हो गया। तो किल्ड वाली है साक, SAL के। और सेबिन जो जीत गया वो जिंदा रहेगा, सेबिन लाइव वाली है। इस तरह करके याद रखोगे। नेक्स्ट आती है हेपेटाइटिस बेटा। तो मेन इसमें जो याद रखना है आपको, ABCDE ये वेरिएंट बता रखे हैं। आप याद रखोगे कि कौन सा वाला है जो इन्फेक्टेड वाटर की वजह से होता है। तो हम ऐसे याद रखते हैं ए, कि कोई गंदा पानी पी रहा है उसको रोक रहे हैं कि ए रुको, मत पियो उसको, है AE ऐसा करिए, तो याद रख सकते हो। बाकी यहाँ देखते हैं मेन सिम्टम्स। तो जॉन्डिस, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, डार्क कलर यूरिन। इन क्रोनिक केसेस लीवर सिरोसिस एंड कैंसर भी हो सकता है। तो देख लेना। टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजी, हेपेटाइटिस A एंड E आर टिपिकली स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर।
बाकी जो है दे आर ट्रांसमिटेड वाया ब्लड एंड बॉटली फ्लूइड्स। और तो कुछ इसमें है नहीं। नेक्स्ट आ जाइए फाइलेरिया। तो ये किसकी वजह से होता है, तो वूचेरिया बैंक्रोफ्टाई, मेनली आपको इसका नाम याद रखना है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। अगर मेन सिम्टम्स की बात करें, स्वेलिंग ऑफ लिम्स, हाइड्रोसिल हो सकता है। मैंने शायद आपको बताया हो कि टेम्पररी इम्पोर्टेंसी इसकी वजह से हो जाती है, तो वो पॉइंट भी याद रखना, टेम्पररी इम्पोर्टेंसी वो एक जरूरी पॉइंट है, ठीक। बाकी कैसे होता है, तो इसका जो वेक्टर है वो एक मॉस्किटो होता है, और जिसकी वजह से होता है वो नाम आपने देख लिया, वुचेरिया बैंक्रोफ्टा, यहाँ देख पा रहे हो, फाइलेरियल वर्म्स है कुछ, इनकी वजह से होता है। ट्रीटमेंट में शायद लिखवाया हो आपको, डेक नहीं लिखवाया तो लिख लो, इसका फुल फॉर्म जो है वो डाइथाइल कार्बामेजिन, कार्बामेजिन मत लिख लेना, डाइथाइल कार्बामेजिन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए रेबीज। तो रेबीज किसकी वजह से होता है, तो रेप्डो वायरस है, और जीनस इसका लाइसा वायरस। इस पे सवाल रिसेंटली एग्जाम में आया था 2 साल पहले, ये पीजीटी के अंदर। तो लाइसा वायरस, LY SS है, ये भी याद रखना, ठीक। मेन सिम्टम्स की बात कर लें तो फीवर, हेडेक, मैलेज, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, एजिटेशन, हेलुसिनेशंस, हाइड्रोफोबिया, स्पेशली याद रखना है। पूछता है वो कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जिसके आ जाने पे रेबीज जो है उसका ट्रीटमेंट फिर नहीं हो सकता, तो हाइड्रोफोबिया डेवलप अगर हो जाए, यानी डरने लगे व्यक्ति पानी से, ठीक है, पैरालिसिस, इवेंचुअली डेथ हो जाती है। तो ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट और स्क्रैच ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, यूजुअली डॉग्स, इंडिया में तो खासकर यही केस मिलते हैं, बाकी कैट से भी हो सकता है, मंकी से भी हो सकता है। रेबीज इज फाउंड वर्ल्ड वाइड, स्पेशली इन एरियाज विद inadequate एनिमल वैक्सीनेशन। अदर important points, post exposure prophylaxis with rabies vaccine and if necessary rabies immune globulin is highly effective। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ शायद इसका भी, वैक्सीनेशन वगैरह का। नेक्स्ट आता है टिटनेस। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, ठीक है। सिम्टम्स इसकी क्या है, मसल रिजिडिटी, स्पेशली याद रखना, ठीक है। कुपिलू में पूछते हैं कि इसकी टॉक्सिक सिटी में कैसे सिम्टम मिलते हैं, टिटनेस वाले कुपिलू में, ठीक है, वहां भी यही होता है, मसल स्टिफ हो जाते हैं। और एक सवाल टिटनेस का पूछता है कि इसके पेशेंट्स को सेपरेट वार्ड में रखते हैं, सेपरेट प्लेस पे रखते हैं, क्यों ऐसा किया जाता है। तो जबकि मतलब कारण ये नहीं है, पूछते हैं कि कारण ये नहीं है कि इन्फेक्शन होने का डर है, फिर भी अलग रखते हैं, ऐसी कौन सी डिजीज है, तो वो टिटनेस है ना, क्योंकि थोड़ा भी स्टिमुलस होगा तो उसमें क्या होगा कि बॉडी एकदम रिजिड हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी, तो रेस्पिरेटरी मसल्स भी चोक कर सकते हैं, तो इन वजह से इसको अलग रखा जाता है जनरली। कैसे होती है कंडीशन, तो occurs through wound infection with spores from soil, dust, or animal feces. Tetanus is found worldwide, particularly in areas with poor sanitation. तो इसमें वही वैक्सीनेशन वगैरह होता है, टीटी आप जानते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे डेड बॉडी डिस्पोजल। तो इसमें बेटा कुछ खास पॉइंट्स हैं नहीं, ठीक है, एक नज़र डाल लेते हैं चलो। और लिखा तो मैंने काफी कुछ है इसमें, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट नहीं है इसमें, मेरी सलाह है कुछ मत पढ़ना है इसमें, जल्दी से देख लेते हैं कुछ है क्या। Here are the most important points regarding, तो ब्यूरियली मेथड दे रखे। The body is placed in a cascade or should and interred in the ground within a grave। क्या 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 चाहिए, तो उस ग्रेव वगैरह में क्या चाहिए होता है, तो उनके सवाल नहीं आते हैं, आप रहने दो। मैंने लिख दिया है, आपके काम का कुछ भी नहीं है इसके अंदर, नहीं देखोगे, डिफरेंट मेथड्स हैं यहाँ सिर्फ। ये देख लो चाहो तो, ये जनरल कंसिडरेशंस हैं, कोई भी मेथड आप यूज करते हो किसी धर्म से भी संबंधित हो, तो कह रहे हैं कि एक तो लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, ठीक है। फिर कह रहे हैं रेस्पेक्ट फॉर द डिजीज्ड, तो व्यक्ति जो है उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी है, उसने जो भी कुछ लास्ट विश कहा हो या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं। और पब्लिक हेल्थ, कि जो भी मेथड यूज कर रहे हो उनमें कंटामिनेशन वगैरह का फेयर ना हो, ये मेनली अगर आप देखोगे ये चीज़ तब से ज़्यादा चलन में इस तरह की बातें आ गई जब से कोविड जैसे कंडीशंस दिखाई दी सोसाइटी के अंदर, अदरवाइज पहले इन बारे में बात ज़्यादा होती भी नहीं थी। आगे देखेंगे, ये एक अगला सवाल है आपके यहाँ कि अनबोर्न चाइल्ड के क्या राइट्स होते हैं, ये एक सवाल है आपके सिलेबस के अंदर, देखते हैं। In India, the rights of an unborn child are primarily protected through laws related to pregnancy and reproductive health। ठीक है, तो बच्चा दुनिया में आया नहीं है फिर भी उसके अधिकार हैं, क्या क्या अधिकार है वो देखते हैं यहाँ पे। प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, PCPNDT एक्ट 1994, ये पता होना चाहिए आपको, PCPNDT एक्ट तो 1994 में आया। दिस लॉ रेगुलेट्स द यूज ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स टू प्रिवेंट सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, ensuring that unborn children are not discriminated against based on sex। बात समझ रहे हो, तो बच्चे का सेक्स नहीं मालूम करना है इसलिए कम से कम कि बच्चे को मारना है ना, जैसे आप जानते हो हरियाणा में कुछ टाइम पहले जो ये रेशियो था बहुत गड़बड़ाया हुआ था, मेल फीमेल रेशियो, हाँ अभी तो काफी बेहतर हो चुका है, खैर। तो ये एक अधिकार है PCPNDT एक्ट 1994 के अंतर्गत कि बच्चे का आप सेक्स नहीं जान सकते हो,
जन्म से पहले उसके, इंडिया में अगर हम बात करें। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी एक्ट 1971 आया था। तो दिस लॉ गवर्न्स द कंडीशंस अंडर विच एन अबॉर्शन कैन बी लीगली परफॉर्म। It provides certain rights to the unborn child by limiting the circumstances under which abortions can be carried out। ठीक है ना। तो इसके बाद भी लेकिन हम देखते हैं कि बच्चे को कोई इस तरह की समस्या है, मान लो जेनेटिक लेवल पे, हम जेनेटिक स्टडी कराते हैं कई बार, या फिर आप जब यूएसजी लेवल 2 कराते हो तो 20-22 हफ्ते पे जाके आपको पता चलता है कि हाँ बच्चे में कुछ समस्याएं हैं मान लो। तो उसके लिए ये एक्ट है एमटीपी एक्ट 1971। लेकिन इसकी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ, तो उनको पूरा करना है, उसके बाद ही मेडिकल टर्मिनेशन करा सकते हो। नेक्स्ट है इंडियन पेनल कोड आईपीसी। It includes provisions that criminalize acts causing harm or death to an unborn child, reflecting the legal recognition of the fetus right। तो इसमें आप लोग पढ़ते हो, धाराएं हैं कई सारी, 312, 13, 14, 15, वो कई सारी धाराएं हैं, वो इसी से संबंधित है। तो एक बार देख लेना वहाँ पे। अभी एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पाऊंगा सारे, तो आप वहाँ जाके देख लेना। आपकी गोविंद पारिक गाइड के अंदर मिल जाएगा, नहीं तो कहोगे तो बता दूंगा मैं। नेक्स्ट चलते हैं, और इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट आ जाओ डाउरी, दहेज। तो in India, dowry deaths and domestic violence are serious issues addressed through both legal frameworks and medical legal practices। Here is summary, तो देख लेते हैं जल्दी से। तो Dowry Prohibition Act 1961, this law prohibits the giving or receiving of dowry। It aims to prevent dowry related violence by making the practice illegal। ठीक है ना। तो डाउरी जो है वो अलाउड ही नहीं है। तो 1961 के अंदर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया। फिर सेक्शन 304 भी है। So this section specifically addresses dowry deaths. It defines a dowry death as a death of a woman caused by any burns or bodily injury or occurs under suspicious circumstances within 7 years of marriage। ये 7 साल वाला टाइम जो है स्पेशली इस पे फोकस कर लोगे। If it is shown that the woman was subjected to cruelty or harassment in connection with dowry demands। ठीक है ना। तो अगर ये नहीं कि सिर्फ ऐसा होता है विद इन 7 ईयर तो ठीक है आपको पेनलाइज किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसमें भी कह रहे हैं कि अगर पास हिस्ट्री इस तरह की मिलती है कि हाँ हैरेसमेंट किया गया उस महिला के साथ, या और कोई ऐसी चीज मिलती है आपके अगेंस्ट, तो फिर ये सेक्शन 304 भी आप पे लगेगा। सेक्शन 498 है। दिस सेक्शन criminalizes cruelty by a husband or his relatives towards a married woman, which includes cruelty related to dowry demands। ठीक है ना। तो आपको धाराएं मेनली याद रखनी है। डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961, सेक्शन 304 बी, सेक्शन 498 ए। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। दिस कॉम्प्रिहेंसिव लॉ प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू वुमेन फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है ना। तो इतना याद रखना है, 2005 में आया प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। फिर कुछ धाराएं हैं इसमें देख सकते हो। सेक्शंस रिलेटेड टू असोल्ट, हैरेसमेंट एंड क्रुएलिटी सच एज सेक्शन 323, 24, 26 और 498 आर ऑफन यूज्ड इन डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। मेनली आप ये 2005 वाले याद रखोगे, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। आगे चलेंगे। मेडिको लीगल में नहीं जा रहा, जरूरी पार्ट होता है, लेकिन समझ रहे हो आप कि एग्जाम में इस तरह के सवाल नहीं आते। नेक्स्ट आते हैं बेटा बैटर्ड बेबी। इस पे भी सवाल है कि ये क्या होता है। अब बैटर्ड बेबी रेफर्स टू एन इन्फेंट और यंग चाइल्ड हु हैज बीन सब्जेक्टेड टू फिजिकल अब्यूज और वायलेंस। ठीक है ना। तो इन्फेंट है कोई, या कम एज का बच्चा है, तो उसको किसी भी तरह का फिजिकल अब्यूज अगर हुआ है उसके साथ, तो उसको बोला जाता है बैटर्ड बेबी। दिस कंडीशन इज ऑफन डायग्नोज्ड एज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ चाइल्ड अब्यूज, एंड इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल हार्म इन्फ्लिक्टेड ऑन अ चाइल्ड सच एज ब्रूजेस, फ्रैक्चर्स, अदर इंजरीज। ठीक है। तो बैटर्ड बेबी याद रखोगे, नाम से ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छी चीज है बैटर्ड, ऐसा है नहीं लेकिन। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे की एस्पेक्ट्स। इसमें कुछ खास नहीं, वही कैसे कैसे पहचानोगे। तो मेडिकल इंडिकेटर्स, तो अब्यूज के साइन मिल सकते हैं आपको, ये ब्रूजेस, फ्रैक्चर्स, इनको देख के पहचानना है। पैटर्न्स ऑफ इंजरी, इंजरीज दैट आर इनकॉन्सिस्टेंट विद एक्सीडेंटल causes or typical developmental activities may raise suspicion of abuse। For example, fracture in different stages of healing or bruises in various stages of healing can be indicated। समझ रहे हो ना कि इंजरी हुई है, फिर समझ में आ रहा है वो इंजरी के बाद चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, तो वहां बार बार आपको ऐसा कि कुछ ऐसा मिल रहा है, सस्पिशियस मिल रहा है कि हाँ इंजरी हुई थी, वो ठीक नहीं हुई, दोबारा से वहां इंजरी हो गई, तो पता चल रहा है कोई ना कोई बच्चे के साथ कुछ गलत कर रहा है। एक मिनट बने रहोगे, आगे कंटिन्यू करते हैं।
हाँ, तो आगे देखेंगे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, ये भी आप देख सकते हो। दिस एक्ट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, हु हैव बीन अब्यूज्ड। इट आउटलाइंस द प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग केसेस ऑफ अब्यूज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप याद रख सकते हो। लेकिन इसको भी 2015 में ये है बच्चों के लिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। और जो महिलाओं के लिए था वो 2005 में आपने देखा था, ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। तो 2005 है ये, और वो 2015 टाइम है उसका। और कुछ इसमें खास नहीं, आगे चलते हैं। ये देखिए मेलिंगरिंग, ये क्या होता है? मेलिंगरिंग रेफर्स टू द डेलिब्रेट फैब्रिकेशन और एग्जेगरेशन ऑफ सिम्टम्स और डिजीज टू अचीव पर्सनल गेन, सच एज फाइनेंशियल कंपनसेशन, अवॉइडेंस ऑफ वर्क, अदर बेनिफिट। समझ रहे हो? तो मेलिंगरिंग का मतलब ये है कि हुआ नहीं है उतना कुछ, लेकिन आप ज्यादा उसको दिखा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको कुछ बेनिफिट चाहिए। मान लो किसी से कंपनसेशन लेना है, कोई छोटी सी इंजरी, रोड रोड साइड पे एक्सीडेंट हुआ थोड़ा सा, आप ज्यादा ड्रामा कर लेते हो कि अच्छा मुझे बहुत ज्यादा चोट लग गई है, बेहोश हो गए हो, कि कुछ पैसे उससे लिए जा सके, ठीक है ना? तो इस तरह की चीजें जो है वो कहलाती है मेलिंगरिंग। बस वर्ड को ध्यान रखना। आगे है, ये एक्ट के बारे में आपके सिलेबस में सवाल है। द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है, फिर 2010 एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। टाइम तो एटलीस्ट याद ही रखना। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 का है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। दीज आर टू इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट हैव implications फॉर द हेल्थ केयर सेक्टर। ठीक है, पहला बता रहे हैं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010, देखिएगा। समझ में आ रहा होगा, क्लिनिकल वर्ड से ही समझ लो कि क्या क्या है। तो इसमें देख लो, टू प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन ऑफ ऑल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स इन द कंट्री, ठीक है। प्रोविजंस में क्या रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स आपको बेसिक फॉलो करने हैं। आजकल जैसे एनएबीएच के बारे में पढ़ते हो तो वो यही है कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स वहाँ मेंटेन रखने हैं। पेनल्टीज हैं अगर कुछ नॉन कॉम्प्लायंस की कंडीशन आती है कहीं। तो ये काउंसिल बनी हुई है, इंस्पेक्शन होते हैं टाइम टू टाइम। फिर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें क्या, कंज्यूमर नाम जुड़ गया, तो समझ पा रहे होगे। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, ये एक्ट आया, ठीक है। तो कंज्यूमर राइट्स होते हैं कि उसको उसकी सेफ्टी हो, उसे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए जो भी वो यूज कर रहा है चीजें, चाहे कोई ऑपरेशन हो, चाहे कोई चीज खरीदना चाहे शॉप पे, है ना, उसके पास चॉइस हो, आपके पास आए कहीं और जाए। और रिड्रेसल सिस्टम हो, कुछ गलती होती है तो। कंज्यूमर कोड बने हुए हैं, है ना। तो कुछ खास नहीं, आप बस टाइम दोनों में याद रख लेना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के अंदर। टाइम याद रख लोगे। नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994। टाइम सबके जरूरी है, देखो बार बार कह रहा हूँ। वो सवाल मैंने नहीं देखे, सवाल भी पूछे जाते हैं कोई खास, लेकिन अब कुछ तो पढ़ना है। जब वहां सिलेबस में दिया है तो क्या बनाएगा क्वेश्चन, तो एक टाइम वाली बात ही लगती है जरूरी। तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994, थोआ। टाइम याद रखोगे। बाकी समझ पा रहे होगे नाम से, अगेन मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा कि क्यों होगा एक्ट ये। ये कुछ अमेंडमेंट है इसमें 2011 में, इसमें अमेंडमेंट हुए थे। ठीक है, मेन बात समझते होगे। एक तो एथिकल ट्रांसप्लांटेशन होना चाहिए ना, कुछ उसमें गड़बड़े ना हो। इंक्रीज इन ऑर्गन डोनेशन, कि लोग जो है ऑर्गन डोनेशन के लिए ज्यादा इसके बारे में बात हो, लोग थोड़ा सा अवेयर हो। ठीक है, और प्रिवेंटिंग ऑर्गन ट्रेड। तो कई बार आप देखोगे, खासकर अभी भी इंडिया के बहुत लोग, अक्सर न्यूज आती रहती है कि पाकिस्तान गए हैं, बांग्लादेश गए हैं, क्यों? किडनी ट्रांसप्लांट कराने की। वहाँ बहुत लोग हैं वो बेच देते हैं किडनी अपनी, कि 10, 5, 15, 20 लाख रुपए मिल गए, ठीक है, किडनी बेच दी अपनी। तो इस तरह की चीजें ना हो, तो उस सबके लिए एक्ट बनाए गए हैं। खैर, आगे चलिए। फिजिशियंस रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये भी एक पार्ट है आपके यहाँ। तो इंडियन पेनल कोड वेरियस सेक्शंस ऑफ द आईपीसी pertain to the responsibilities of physician criminal matters such as section 39 duty to inform police and section 44 definition of injury। तो इन दोनों को याद रख लेना। सेक्शन 39 के अंतर्गत आप फोर्स पुलिस को बताने के लिए, कोई ऐसे केसेस आते हैं तो, खासकर जैसे किसी ने किसी को मारने की कोशिश की है, कोई क्रिमिनल केस आपको लगता है, तो वहां पे आप इन्फॉर्म करने के लिए बाध्य हो। तो सेक्शन 39 है। सेक्शन 44 है, इट डिफाइंस इंजरी, इसको भी याद रखना, इसको पूछ चुका है क्वेश्चन। सेक्शन 44, ठीक है, ये इंजरी को बताता है।
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बाकी चीजें उनमें कुछ खास नहीं। आगे चलिए। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, ये कब आया? इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंदर। तो इसमें वही सब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रोफेशनल कंडक्ट होना चाहिए, वो सारी बातें बेसिक जो आप सब्जेक्टिव में लिख सकते हो। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, ये भी आप जानते होंगे, एनएमसी बिल। तो ये याद रखना, 1956 में आया था द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, और 2019 में ये नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के साथ बदल गया। तो याद रखना, एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, 2019 में। तो बातें इसमें भी सारी वही हैं, एक नेक्स्ट का एग्जाम है, ये समझ सकते हो। तो ये तो आयुर्वेद में भी आ गया है कि इंट्रोड्यूसेस द नेक्स्ट एज अ कॉमन फाइनल ईयर एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड ऑब्टेनिंग द लाइसेंस टू प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो ये तो आयुर्वेद में भी आ चुका है, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। नेशनल एग्जिट टेस्ट। इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970, ठीक है। तो ये इंडियन मेडिसिन के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, तो उनका कह लो कि रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, सीसीआईएम, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन establishes the CCM to regulate the education practice of Indian medicine, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सब आ जाते हैं इसके अंदर, नहीं जाएंगे डिटेलिंग में। इसी तरह होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट आया 1973 में। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010, ये देख लेंगे, सिर्फ पढ़ लेना है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, पूरा मैंने पढ़ा दिया है, मैं इसकी ज्यादा बात ही नहीं करूंगा। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये देख लिया आपने। द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ये बात हम कर चुके हैं, 1994। किसी का मन हो बेटा डिटेल में जा सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमें जो याद करना है वो मैं उन चीज़ों पे फोकस रख रहा हूँ आपका। फिर ये है कि कुछ टर्म्स हैं कि इनको डिफाइन करो क्या है। तो एक है इंक्वेस्ट। तो एन इंक्वेस्ट इज अ जुडिशियल इंक्वायरी, बस सिंपल सी बात ये है, इंक्वायरी हो रही है, वो इंक्वेस्ट है। ठीक। आगे देखिए, ये मत देखना इसमें क्या क्या सब लिखा हुआ है, बाकी अंदर कोई काम की बात नहीं है आपके लिए। फिर एक एविडेंस। एविडेंस क्या होता है? एविडेंस रेफर्स टू एनी मटेरियल दैट कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स इन अ लीगल इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल हो सकता है दैट कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स, कि सच को सामने रखे जो चीज, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लीगल इन्वेस्टिगेशन के अंदर। टाइप ऑफ एविडेंस, इसको आप देख सकते हो। तो फिजिकल एविडेंस, तो इसमें क्या है, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कोई सैंपल्स हैं जैसे ब्लड, हेयर, एक्सेट्रा। फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हो सकते हैं, तो जैसे कोई रिपोर्ट है किसी पेशेंट की, है ना, पेशेंट के रिकॉर्ड्स हैं, कोई प्रिस्क्रिप्शन है, वो सब इसमें आ जाता है। एक्सपर्ट एविडेंस है, डॉक्टर ही कोई बात जाके बोले, है ना, कई केसेस के अंदर डॉक्टर्स को बुलाया जाता है राय रखने के लिए, या फिर कोई एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट है, या इस तरह के लोग हैं, उनको बुलाया जाता है, तो वो एक्सपर्ट एविडेंस होता है। एक होता है टेस्टिमोनियल, तो ये स्टेटमेंट्स होते हैं, तो विटनेस लेते हैं कि भाई मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, वो वाली जो कहानी है, तो वो इसमें आ जाती है, टेस्टिमोनियल्स होते हैं, वो बयान होते हैं मतलब। ठीक है। आगे देखिए, विटनेस कौन है? अब विटनेस इज एन इंडिविजुअल हु प्रोवाइड्स टेस्टिमोनी और एविडेंस बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन और एक्सपर्टीज। तो विटनेस कोई भी व्यक्ति जो अपनी बात को कह रहा है, कोई टेस्टिमोनी के थ्रू कह रहा चाहे, ठीक है, वो होता है विटनेस। विटनेस के भी टाइप बता दिए उन्होंने, यहाँ लिखे हैं, देखना चाहो तो। एक आई विटनेस होता है, जिसने खुद अपनी आंखों से देखा होता है, ये बहुत बड़ा एविडेंस माना जाता है, किसी ने खुद देखा है। ठीक है। एक्सपर्ट विटनेस, तो हम बात कर चुके प्रोफेशनल्स जो होता है। और कैरेक्टर विटनेस, हु टेस्टिफाई अबाउट द कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, है ना। कई बार होता है, आपने देखा होगा कि सिर्फ डाउट होता है कि कहीं किसी सोसाइटी में कोई क्राइम हुआ, और पुलिस आती है, तो वहां से कुछ सर्टेन लोग होते हैं, उनको पकड़ के ले जाती है, कुछ हुआ है तो जरूर इनका इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, क्यों? उनकी पहले से पास हिस्ट्री वैसी होती है। अगेन बहुत जरूरी बातें नहीं है जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, देखते रहेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, अगला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू वेपन्स। मतलब मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ पे जीरो याद करना है, लेकिन फिर भी मुझे एक दो पॉइंट्स थोड़े से इंटरेस्टिंग से लगे, तो मैंने लिख दिए, जैसे ये और ये वाले, बस बाकी कुछ नहीं। तो ऑफेंसिव वेपन्स होते हैं डिजाइन्ड फॉर अटैक एंड इन्फ्लिक्टिंग डैमेज, ठीक है ना। ऑफेंसिव समझ में आ रहा है, जो डिफेंसिव होते हैं, तो ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, डिफेंस के लिए होते हैं। शील्ड्स हैं, बॉडी आर्मर, वो है ना कैप्टन अमेरिका जो शील्ड लगा लेता है जैसे, ठीक है। तो ये किस तरह के होते हैं? ये होते हैं डिफेंसिव, और कुछ होते हैं ऑफेंसिव, तो जैसे गन्स है, स्वॉर्ड है, दूसरों को मारने के काम आने वाले हैं। फिर क्या है, टाइप के आधार पे,
तो मेली वेपन्स और रेंज्ड वेपन्स, मेली का कह रहे हैं हैंड हेल्ड एंड यूज इन क्लोज कॉम्बैट, जैसे नाइफ, स्वॉर्ड, क्लब्स, जिनमें आप फेंक कर नहीं मार सकते उनको, मतलब फेंक कर मतलब ये दूर से नहीं अटैक कर सकते, आपको क्लोज जाना पड़ेगा व्यक्ति के। ठीक है ना, तो देख लेना। फिर दूसरा है रेंज्ड वेपन्स, नाम से पता चल रहा है इनकी एक रेंज होती है कि भाई ये गन है 100 मीटर तक फायर करती है, तो आप दूर के डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को भी हिट कर सकते हो। तो कैपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट्स एट अ डिस्टेंस, जैसे बोज, फायर आर्म्स, मिसाइल्स एक्सेट्रा। तो और तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा। एक्सप्लोसिव्स हैं, आपका मन करता हो जानने का भी क्या है तो देख लो, ग्रेनेड्स होते हैं, हैंड हेल्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, लैंड माइन्स होते हैं, explosive devices planted in the ground, bomb explosive devices that can be dropped or placed, एडवांस है फिर ये मिसाइल हैं, आर्टिलरी हैं, लार्ज कैलिबर गन्स होते हैं, है ना, जैसे मूवी देखी होगी आपने, मान लो क्या एनिमल जो आई थी जैसे, है ना, तो इस तरह के बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जैसे फायर करते हैं, तो आर्टिलरी। फिर न्यूक्लियर वेपन्स है। ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये वाली पूरी पीडीएफ मैंने आपको कर दी और आप समझ सकते हो जिस तरह मैंने पढ़ाया ये मतलब मोर देन सफिशिएंट था। आपको इसी तरह से इसको पढ़ना है, इसको याद करना है। तो इस वाले सेशन में इतना रखेंगे। देखता हूँ अगर लगा कि कंडीशन में हूँ और रिकॉर्ड कर सका तो एक लेक्चर और रिकॉर्ड करने की आज के लिए कोशिश करूंगा आपके लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।